हेलो दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामाजिक भूगोल की आज हमारी ये चौथी लेक्चर है जिसमें हम लोग वर्णन करने वाले हैं प्रजातीय वर्गीकरण के, जिसमें से विशेष रूप से ग्रिफिथ टेलर महोदय के सिद्धांतों की हम वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के UGC नेट पेपर 2 के साथ साथ हमारे भूगोल से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आयोजित किए जाते हैं उसमें आपकी सहायता देने वाली है। तो दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव प्रजाति के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो मानव प्रजाति के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास लिनियस महोदय ने 1758 ईस्वी में किया है। लिनियस महोदय ने त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति को 4 भागों में बांटा है, जिसमें हम लोग वर्णन करते हैं अमेरिकी लाल प्रजाति, यूरोपीय श्वेत प्रजाति, एशियाई पीत प्रजाति और अफ्रीकी काली प्रजाति। लेकिन लिनियस महोदय द्वारा 1758 में प्रस्तावित ये वर्गीकरण किसी कारणवश हमारा जो है ब्लूमेनबेक महोदय ने 1806 ईस्वी में इसमें संशोधन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया, जिसमें से इन्होंने 1806 ईस्वी में पहला वर्गीकरण श्वेत प्रजाति काकेशियन का, पीत प्रजाति मंगोलियन का, श्याम प्रजाति इथोपियन का और लाल प्रजाति अमेरिकन का। दोस्तों, एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि जितनी सारी प्रजातियाँ हैं सब के बारे में उनकी एक आंतरिक लक्षण और एक बाह्य लक्षण के आधार पर अलग किया जाता है। लेकिन इन दोनों लक्षणों के बारे में मैंने पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें ताकि इसके बारे में आपको आसानी से समझने में सहूलियत हो। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हक्सेल महोदय ने, ध्यान दीजिए, हक्सेल महोदय ने जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर 1870 ईस्वी में मानव प्रजाति को 5 भागों में बांटा है। पहला है निग्रोइड, दूसरा है मंगोलाइड, तीसरा है ऑस्ट्रेलाइड, चौथा वर्ण श्वेत वर्ण जिसे हम कैंथोचोराइड कहते हैं और 5वां में गेहुआ प्रजाति है। उसी प्रकार टॉपिनॉड महोदय ने बालों की बनावट के आधार पर, आप लोग ध्यान दीजिए, टॉपिनॉड महोदय ने बालों की बनावट के आधार पर 1878 ईस्वी में प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके उपरांत इन्होंने नासिका की बनावट और त्वचा के रंग के आधार पर 1858 में दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पहला जो वर्गीकरण था 1878 में, जिसमें उन्होंने सीधे बाल वाली प्रजाति, लहरदार बाल वाली प्रजाति और छल्लेदार बाल वाली प्रजाति के बारे में वर्णन किया। इसके उपरांत दूसरा वर्गीकरण 1885 में जो उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने श्वेत वर्ण पतली नाक, पीत वर्ण मंझली नाक और श्याम वर्ण चौड़े नाक। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्वेत वर्ण पतली नाक जो है ये यूरोपियन प्रजाति की पाई जाती है। ध्यान दीजिए, श्वेत वर्ण पतली नाक जो है ये है आपका यूरोपियन प्रजाति, ठीक है। दूसरा हमारा आता है कि पीत वर्ण मंझली नाक, ये जो हमारा है ये विशेष रूप से एक्सिमो, पॉलिनेशियन और मंगोलियन प्रजाति। ध्यान दीजिए, एक्सिमो, पॉलिनेशियन और मंगोलियन प्रजाति। इसके उपरांत तीसरा में हमारा जो श्याम वर्ण है इसमें निग्रो और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का विशेष योगदान है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी प्रकार का एक और वर्गीकरण है जिसे हम कहते हैं डेनिकर का वर्गीकरण। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, बालों की बनावट में 6 इन्होंने मुख्य भाग, 17 उपभाग और 29 विशिष्ट प्रजाति के रूप में विभक्त किया। और ये मानव प्रजाति का सबसे बड़ा जो वर्गीकरण माना जाता है डेनिकर महोदय का। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल हमारे पास उत्पन्न होता है वो है कि किन्होंने सबसे पहले मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया। पहला सवाल तो ये है लिनियस महोदय ने। इन्होंने किस आधार पर कितने प्रकार में बांटा। दूसरा है इनका संशोधन किसने किया, तो 1806 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिए, 1806 ईस्वी में जो है ब्लूमेनबेक ने किया, जिन्होंने संशोधित करते हुए त्वचा के रंग के आधार पर उन्होंने वर्णन किया। फिर हक्सेल महोदय ने 1870 में इनका वर्गीकरण किया, जिन्होंने 5 वर्गों में
जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। फिर टॉपिनॉड महोदय ने बालों की बनावट के आधार पर पहला वर्गीकरण, जो सीधे बाल वाली, लहरदार बाल वाली और छल्लेदार बाल वाली। फिर हमारा 1885 में उन्होंने 3 भागों में बांटा। तो और साथ ही साथ जो विस्तृत वर्णन है, वर्गीकरण है, वो हमारा डेनिकर महोदय का है। तो इससे यूजीसी नेट और किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसे जरूर आप नोट डाउन करें। अब हम आते हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय का प्रजातीय वर्गीकरण सिद्धांत। पूरे प्रजाति में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान माना जाता है, ये ग्रिफिथ टेलर महोदय का माना जाता है, क्योंकि इनका जो वर्गीकरण है, प्रजाति के एक एक भाग का वर्गीकरण है, जिसमें हमारा सिरस्थ सूचकांक, केशों की आकृति, नासिका सूचकांक, त्वचा का रंग, शरीर का कद सेंटीमीटर में और निवास क्षेत्र, इन सभी के बारे में विस्तृत वर्णन मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से जो इन्होंने 7 भागों में अपने वर्गीकरण में दर्शाया है, जिसमें इन्होंने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट पर विशेष ध्यान दिया है। तो चलिए, ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले 1919 ईस्वी में सिर घातांक, केश रचना, कद और नासिका रचना के तत्वों के आधार पर प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रजातियों के विकास को प्रवास कटिबंध सिद्धांत नाम दिया। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत किन्होंने कहा है, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। साथ ही साथ इसे हम कटिबंध स्तर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। टेलर महोदय ने क्या कहा है कि महाद्वीपीय के समस्त मानव प्रजाति के उद्गम हमारा कौन है? उद्गम हमारा माना जाता है एशिया को। ध्यान दीजिए कि टेलर महोदय ने कहा है कि महाद्वीपीय में प्रजाति का उद्गम स्थान कौन सा है? तो एशिया हमारा है। जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुए वे उद्गम स्थल से दूर महाद्वीपीय के बाह्य पेटियों में, क्योंकि वो प्रवास करती रही, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रवास कटिबंध सिद्धांत। एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा कुछ कारणवश, वो हो सकता है युद्ध की स्थिति में या फिर और अन्य अवस्थाओं में, एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर प्रवास करते रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि एशिया में उद्गम है, लेकिन जो सबसे पहले उत्पत्ति हुए वो बाहर की पेटियों की ओर, और जो बाद में उत्पत्ति हुए वो महाद्वीपों के मुख्य हिस्सों में रहने लगे। ठीक है, जो मध्य एशिया में पाई जाती है। तो ग्रिफिथ टेलर ने कपाल सूचकांक, और हम बात करते हैं बालों की बनावट के आधार पर इन्होंने 7 भागों में बांटा। पहला हमारा जो है वो है निग्रिटो, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। दूसरा हमारा है निग्रो। तीसरा जो हमारा है वो है ऑस्ट्रेलाइड। चौथा जो हमारा है वो है भूमध्य सागरीय। पांचवा में हमारा है नार्डिक, ध्यान दीजिए नार्डिक हमारा है। छठा में अल्पाइन और 7वां में मंगोलिक। ठीक है, तो ये 7 हमारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, जो हमारा प्रजातीय वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि निग्रिटो की हम यदि बात करें, तो निग्रिटो प्रजाति का सिरस्थ सूचकांक की जो हम बात करते हैं, यानी कि जो सिर सूचकांक का बात है, कपाल सूचकांक की जो बात है, जिसे हम कहते हैं, और ये 68 से 70 तक पाई जाती है। और ध्यान रहे कि विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति जो है, हमारा प्राचीन मानव प्रजाति जो है निग्रिटो है। तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिए कि विश्व की सबसे प्राचीन हमारी मानव प्रजाति कौन है? निग्रिटो है। ठीक है, इन्हें अपने उद्गम स्थल में सबसे पहले ये स्थानांतरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, जो महाद्वीप के अंतिम छोरों तक पहुंची। केशों की आकृति की यदि हम बात करें तो अत्यधिक छल्लेदार केस इसमें पाए जाते हैं। नासिका सूचकांक 95 से 100 यानी कि अधिक चौड़े की श्रेणी में आते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। त्वचा के वर्ण के आधार पर इनकी त्वचा काली होती है। शरीर का कद औसत 140 से 158 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। इनके निवास स्थान की यदि हम बात करें तो अफ्रीका के कांगो बेसिन, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका और पूर्वी द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। यानी कि हम कहें कि अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, श्रीलंका में, मलाया में, दक्षिण पूर्वी समूह में, अंडमान समूह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा निग्रिटो, और ये विश्व की सबसे अधिक प्राचीन प्रजातियों में शामिल है। निग्रिटो संभवतः विश्व के किसी भी भाग में नहीं पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि निग्रिटो संभवतः विश्व के किसी भी भाग में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनका प्रजातीय मिश्रण सबसे अधिक हुआ है। दूसरा जो हमारा है उस पर हम आते हैं। दूसरा हमारा है निग्रो।
निग्रो की जो हम बात करते हैं शिरस्त्र सूचकांक की, वो हमारा है 70 से 74 तक, और इस प्रजाति की उत्पत्ति निग्रिटो के उपरांत मानी जाती है। इसमें क्या है कि सिर लंबे होते हैं, यानी कपाल सूचकांक लगभग 70 से 74 तक होते हैं। इसमें जो बाल होते हैं वो काफ़ी छल्लेदार होते हैं। साथ ही साथ इसकी जो 90 से 95 है, ये नासिका सूचकांक है, चौड़े नाक के अंतर्गत आती है। फिर शरीर का जो कद है 168 से 174 सेंटीमीटर है, और जो इनका कलर है, त्वचा का वर्ण, ये होता है चॉकलेटी। और इनका जो अगर निवास स्थान की बात करें तो अफ्रीका में सूडान, गिनी तट, ठीक है, यानी साथ ही साथ पपुआ न्यू गिनी, एशिया में पपुआ न्यू गिनी, और नाइजीरिया में ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसमें शरीर का रंग काला, जबड़ा इनका बाहर की ओर निकला हुआ, नाक चौड़ी होती है। तीसरा हम आते हैं, वो हमारा है ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड में जब हम बात करें तो ऑस्ट्रेलाइड यह लंबे सिर वाली, जिसकी कपाल सूचकांक हमारा जो है 74 से 78 तक पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति में तीसरा क्रम है, आप सीरियल नंबर देख सकते हैं। शारीरिक अगर लक्षण की बात करें तो शारीरिक लक्षण में इनका रंग गहरा भूरा, यानी कि चमकदार काला कह सकते हैं। उनके समान इनकी मध्यम घुंघराले बाल पाए जाते हैं, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, और मध्यम चौड़ी नाक होती है। ठीक है, इनका शारीरिक कद जो औसत है हमारा 158 से 168 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, और माना जाता है कि लगभग 250 वर्ष पूर्व तक ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैले हुए थे, किंतु वहाँ पर यूरोपियों के पहुँचने पर आदिवासी, मरुस्थलीय और दुर्गम क्षेत्रों की ओर प्रवास करते गए, और ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, पूर्व मध्य अफ्रीका और दक्षिण भारत, ब्राज़ील में ये पाए जाते हैं। चौथा हम आते हैं, चौथा में है भूमध्य सागरीय, जिनकी कपाल सूचकांक जो हमारा है 78 से 80 है, जो लंबे मानी जाती है। बाल लहरदार होते हैं, इसमें घुंघराले हो ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी लहरदार होते हैं। नाक पतली होती है, अंडाकार टाइप की होती है, और जिसे हम मध्यम चौड़ी भी कह सकते हैं। रंग हल्का भूरा से लेकर थोड़े से गोरे श्वेत कलर के होते हैं। हाइट में 160 से 170 सेंटीमीटर तक, और ये भूमध्य सागरीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया और उत्तरी भारत में ये पाए जाते हैं, यानी कि भारत के उत्तरी हिस्सों में जितने हैं उसमें भी ये भूमध्य सागरीय लक्षण दिखाई देते हैं। इसके उपरांत हमारा नार्डिक है जो 5वां श्रेणी में है। तो इस प्रजाति का विकास जो है हमारा निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय के उपरांत हुआ है। ठीक है, जिसके कारण इसकी शारीरिक लक्षणों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसकी अगर हम कपाल सूचकांक की बात करें तो 80 से 82 तक पाई जाती है। इसमें जो बाल है लहरदार होती है। ठीक है, इसके जो हम बात करते हैं नासिका सूचकांक की, तो ये लंबी है, 60 से 70 तक पाई जाती है, और इनका कलर होता है हल्का भूरा से श्वेत तक। और हाइट की बात करें कद की, तो 158 से 168 सेंटीमीटर तक होती है। ये उत्तरी यूरोप, रूस, भूमध्य सागर के निकटवर्ती भूभाग में पाए जाते हैं, और वर्तमान में मिश्रित प्रजाति के रूप में सबसे अधिक इन्हीं का नाम चर्चित है, यानी कि नार्डिक का। फिर हम बात करते हैं अल्पाइन। तो अल्पाइन नवीन प्रजाति है जिसका सिर चौड़ा होता है। ध्यान दीजिए, अल्पाइन नवीन प्रजाति है जिसका सिर जो है चौड़ा होता है। शिरस्त्र सूचकांक की हम बात करें तो 82 से 84 तक है। बाल इसमें सीधे पाए जाते हैं। नाक इसकी पतली और लंबी होती है। इनके त्वचा के रंग जो होते हैं भूरे से लेकर श्वेत तक पाए जाते हैं। चेहरा काफ़ी सपाट होता है इसमें, और साथ ही साथ इनकी कद जो है 156 से 168 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। इनकी निवास स्थान की बात करें तो मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया में इनकी निवास स्थान है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम बात करते हैं फिन्स, मगयार आदि जाति भी इसमें शामिल है। ध्यान दीजिए, फिन्स और मगयार। अल्पाइन में 2 अन्य जातियां भी शामिल हैं, अन्य जातियां, जिसमें फिन्स और मगयार है। अब हम बात करते हैं अंतिम और 7वां जो हमारा है मंगोलिक। तो यह प्रजाति अल्पाइन समूह के बाद विकसित सबसे नवीनतम प्रजाति मानी जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पुराना प्रजाति निग्रिटो और सबसे नवीनतम की बात है। नवीन में अल्पाइन, लेकिन नवीनतम में हमारा जो है वो है मंगोलिक। इसे टेलर ने उत्तर अल्पाइन के नाम से भी जाना है, यानी कि टेलर महोदय ने इसे उत्तर अल्पाइन प्रजाति भी कहा है। इस प्रजाति गोल सिर, कपाल सूचकांक जो होता है 84 से 88 तक पाए जाते हैं। इसमें सीधे बाल होते हैं, पतली लंबी नाक होती है 40 से 45 तक,
पीत पीला कलर का इनका शरीर का त्वचा का रंग है और 154 से 164 सेंटीमीटर तक हाइट है। ये मध्य पूर्वी एशिया, मंगोलिक, चीन, जापान, वियतनाम आदि महाद्वीपों की बाह्य पेटियों में पाए जाते हैं। पहले यह प्रजाति एशिया के मध्यवर्ती भाग में रहती थी, किंतु अब यह वहाँ से पश्चिम एवं पूर्व की ओर फैल चुकी है। बाद में ये पूर्ववर्ती अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, नार्डिक प्रजातियों के साथ मंगोलिक प्रजाति का मिश्रण हो गया और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में मंगोलिक प्रजाति के लोगों का बाहुल्य है। तो दोस्तों, हमने देखा कि टेलर का प्रजातीय वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेडन महोदय के प्रजाति के वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ आप हमारे इस